नमस्कार दोस्तों, द बुक योगी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक ऐसे सफर पर जो आपको आपके सबसे करीबी पर सबसे अनजान दोस्त से मिलवाएगा, यानी आपके अपने दिमाग से। सोचिए, आज सुबह उठने से लेकर इस वीडियो पर क्लिक करने तक आपने कितने फैसले लिए हैं। शायद आपने अलार्म को स्नूज करने का फैसला किया होगा, आपने चाय या कॉफी में से एक को चुना होगा, आपने सोचा होगा कि आज कौन से कपड़े पहने। अगर आप ऑफिस या कॉलेज के लिए निकले हैं तो आपने नोएडा के ट्रैफिक में कौन सा रास्ता लेना है यह फैसला किया होगा। आपने किसी ईमेल का जवाब कैसे देना है यह सोचा होगा। सैकड़ों फैसले, और अभी तो दिन आधा भी नहीं बीता है। पर अब असली सवाल, क्या आपको लगता है कि ये सारे फैसले आपने सोच समझकर लॉजिक से एक रैशनल इंसान की तरह लिए हैं? नोबेल पुरस्कार विजेता और दुनिया के सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिकों में से एक डैनियल kahneman कहते हैं, शायद नहीं। उनकी क्रांतिकारी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में kahneman हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग वैसा काम नहीं करता जैसा हम सोचते हैं। यह किताब हमारे दिमाग का एक्सरे है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे दिमाग के अंदर रहने वाले दो बहुत ही अलग-अलग किरदारों से मिलवाती है, जो हमारी पूरी जिंदगी, हमारे हर फैसले को कंट्रोल करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए? क्या आप तैयार हैं उन अदृश्य शक्तियों को जानने के लिए जो आपके हर विचार और हर एक्शन को चला रही हैं? चलिए, इस दिमाग को हिला देने वाली किताब के पहले और सबसे जरूरी हिस्से की शुरुआत करते हैं। पार्ट 1, द टू सिस्टम्स। इस पूरी किताब को समझने के लिए आपको सिर्फ दो किरदारों को समझना है। kahneman उन्हें कहते हैं सिस्टम 1 और सिस्टम 2। ये आपके दिमाग के दो हिस्से नहीं हैं, बल्कि सोचने के दो तरीके हैं, दो अलग-अलग पर्सनालिटीज जो आपके सिर के अंदर रहती हैं। चलिए पहले मिलते हैं सिस्टम 1 से। सिस्टम 1 हमारी कहानी का हीरो है। ये बहुत तेज, सहज, भावनात्मक और पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। ये 24 घंटे सातों दिन काम करता है और इसे चलाने के लिए कोई मेहनत नहीं लगती। जब आप एक गुस्से वाले चेहरे को देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि कोई नाराज है, वो सिस्टम 1 है। जब आप 2+2 का जवाब तुरंत 4 देते हैं, वो सिस्टम 1 है। जब आप एक खाली सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हैं, वो सिस्टम 1 है। जब आप किसी इंसान से मिलकर सिर्फ 1 सेकंड में यह तय कर लेते हैं कि वो आपको पसंद है या नहीं, वो आपका सिस्टम 1 है। सिस्टम 1 हमारी जिंदगी का ऑटो पायलट है। यह हमारी ज्यादातर जिंदगी चलाता है और हमें इसका पता भी नहीं चलता। अब मिलते हैं दूसरे किरदार से, सिस्टम 2 से। सिस्टम 2 हमारी कहानी का आलसी पर बहुत जरूरी सह कलाकार है। यह बहुत धीमा, तर्कसंगत और बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला है। ये तभी काम पर आता है जब इसे खास तौर पर बुलाया जाता है, और इसका काम करने में बहुत ज्यादा दिमागी ऊर्जा खर्च होती है। जब आप 17 को 24 से गुणा मतलब मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तब आपका सिस्टम 2 जागता है। जब आप इनकम टैक्स का फॉर्म भर रहे होते हैं, वो सिस्टम 2 का काम है। जब आप एक बहुत ही तंग जगह पर अपनी कार पार्क करने की कोशिश करते हैं, आपका सिस्टम 2 पूरी तरह से फोकस्ड होता है। जब आप किसी शोर शराबे वाली पार्टी में अपने एक दोस्त की आवाज पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं, वो सिस्टम 2 का काम है। तो इन दोनों का रिश्ता क्या है? यह इस किताब का सबसे बड़ा राज है। सिस्टम 1 एक नाटक का वो मुख्य अभिनेता है जो हमेशा स्टेज पर रहता है। वो लगातार सुझाव देता है, भावनाएं पैदा करता है और अंतर्ज्ञान भेजता है। और सिस्टम 2 वो एक आलसी डायरेक्टर की तरह है जो ज्यादातर समय अपनी कुर्सी पर ऊंघ रहा होता है। उसका काम है सिस्टम 1 के सुझावों पर नजर रखना और जब जरूरत पड़े तो हस्तक्षेप करना। पर ज्यादातर समय सिस्टम 2 बहुत आलसी होता है। वो बिना सोचे समझे सिस्टम 1 के ज्यादातर सुझावों पर हां का ठप्पा लगा देता है, और यहीं से हमारी सारी दिमागी गलतियां, हमारे सारे पूर्वाग्रह मतलब बायस पैदा होते हैं। ये पूरी किताब इसी रिश्ते की कहानी है। एक अति उत्साही, जल्दबाज हीरो मतलब सिस्टम 1 और एक शक्तिशाली पर आलसी डायरेक्टर यानी कि सिस्टम 2 की। द इनर वर्किंग्स ऑफ अ माइंड्स, हमारे दिमाग के अंदर की कार्यप्रणाली, ध्यान और प्रयास, अटेंशन एंड एफर्ट। kahneman बताते हैं कि सिस्टम 2 की एक बहुत बड़ी सीमा है। वो ये कि उसके पास ध्यान की एक सीमित पूंजी है,
जैसे आपके फोन की बैटरी होती है, वैसे ही सिस्टम 2 की भी एक मानसिक ऊर्जा की बैटरी है। जब आप कोई मुश्किल काम करते हैं, जैसे कोई मुश्किल गणित का सवाल हल करना, तो आपकी यह बैटरी बहुत तेजी से खर्च होती है। और जब यह बैटरी कम हो जाती है, तो आप एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जिसे अहंकार की थकान कहते हैं, मतलब ईगो डिप्लीशन। इस स्थिति में आपका सिस्टम 2 इतना थक जाता है कि वो आत्मनियंत्रण खो देता है। यही वजह है कि एक बहुत ही मुश्किल और तनाव भरे दिन के बाद आप रात को जंक फूड खाने या फालतू की शॉपिंग करने जैसे गलत फैसले ले लेते हैं। आपका थका हुआ सिस्टम 2 आपके सिस्टम 1 की लालचों को रोक नहीं पाता। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है अदृश्य गोरिल्ला, द इनविजिबल गोरिल्ला का प्रयोग। लोगों को एक बास्केटबॉल गेम का वीडियो दिखाकर एक टीम के पास को गिनने के लिए कहा गया। वो अपने सिस्टम 2 का इस्तेमाल करके इतना ज्यादा फोकस थे कि उनमें से आधे लोगों ने वीडियो के बीच में आए एक गोरिल्ला के कॉस्ट्यूम पहने इंसान को देखा ही नहीं। ये दिखाता है कि जब हमारा सिस्टम 2 किसी एक चीज पर केंद्रित होता है तो हम बाकी सब चीजों के लिए अंधे हो जाते हैं। मानसिक सहजता, कॉग्निटिव ईज। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना पसंद करता है। जब कोई जानकारी हमारे सामने साफ साफ सरल भाषा में और बार बार आती है तो हम एक मानसिक सहजता की स्थिति में होते हैं। इस स्थिति में सिस्टम 1 पूरी तरह से इंचार्ज होता है। हमें सब कुछ अच्छा, जाना पहचाना और सच्चा लगता है। लेकिन जब कोई जानकारी मुश्किल होती है, जटिल भाषा में होती है या धुंधली छपी होती है, तो हम मानसिक तनाव की स्थिति में आ जाते हैं। ये तनाव हमारे सिस्टम 2 के लिए एक अलार्म की तरह काम करता है। सिस्टम 2 जाग जाता है और हम ज्यादा शक्की, ज्यादा विश्लेषणात्मक और ज्यादा लॉजिकल हो जाते हैं। मार्केटिंग और प्रोपेगेंडा की दुनिया इस सिद्धांत का खूब इस्तेमाल करती है। वो अपने संदेश को इतना सरल और इतनी बार दोहराते हैं कि आपका सिस्टम 1 उसे सच मान लेता है, बिना सिस्टम 2 को जगाए। प्राइमिंग और साहचर्य मशीन। हमारा दिमाग एक विशाल साहचर्य मशीन है। एक विचार दूसरे हजारों विचारों को जगा देता है। अगर मैं कहूं आम, तो आपके दिमाग में गर्मी, पीला रंग, मिठास और शायद बचपन की यादें सब एक साथ जाग जाएंगी। ये प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली है कि ये हमारे व्यवहार को भी बिना हमारी जानकारी के बदल सकती है। इसे प्राइमिंग कहते हैं। एक प्रसिद्ध प्रयोग में कुछ लोगों को बुढ़ापे से जुड़े शब्द पढ़ने के लिए दिए गए और बाद में देखा गया कि जब वो कमरे से बाहर निकले तो वो उन लोगों की तुलना में काफी धीरे चल रहे थे जिन्हें बुढ़ापे से जुड़े शब्द नहीं पढ़ाए गए थे। उन शब्दों ने अनजाने में उनके दिमाग में बुढ़ापे का विचार प्राइम कर दिया और उनके शरीर ने उसी का पालन किया। ये डरावना है, पर यह सच है। हमारे आसपास के शब्द, तस्वीरें और माहौल लगातार हमारे विचारों और व्यवहार को प्राइम कर रहे हैं। हमारी गलतियों की जड़। अब वो जड़ क्या है? कानेमन इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट देते हैं जिसे वो कहते हैं WYSATI, यानी What you see is all that is there, यानी जो तुम देखते हो बस वही सब कुछ है। हमारा सिस्टम 1 एक कहानी बनाने की मशीन है। वो उसके पास मौजूद सीमित जानकारी के आधार पर जितनी जल्दी हो सके एक सुसंगत और भरोसेमंद कहानी बना लेता है, और वो इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करता कि कितनी जरूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। जो उसे दिखता है बस वही उसके लिए पूरी दुनिया है। इसी WYSATI की वजह से हम पहली छाप के आधार पर लोगों के बारे में पक्के फैसले ले लेते हैं। हम एक अधूरी खबर पढ़कर एक जटिल मुद्दे पर अपनी राय बना लेते हैं। हम सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर पूरे दुनिया के बारे में निष्कर्ष निकाल लेते हैं। अब मैं आपके दिमाग का एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहता हूं। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। एक बल्ला और एक गेंद, दोनों की कुल कीमत 110 रुपए है। बल्ला गेंद से 100 रुपए ज्यादा महंगा है, तो बताइए गेंद की कीमत कितनी है? मैं आपको सोचने का समय देता हूं। अगर आपके दिमाग में तुरंत जवाब आया 10 रुपए, तो बधाई हो, आपका सिस्टम 1 पूरी तरह से काम कर रहा है, और वो पूरी तरह से गलत है। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे सिस्टम 1 एक सहज, आकर्षक पर गलत जवाब देता है और हमारा आलसी सिस्टम 2 उस पर बिना जांच पड़ताल किए यकीन कर लेता है। सही जवाब है 5 रुपए। गेंद 5 रुपए की प्लस बल्ला 105 रुपए का, कुल 110 रुपए। इस जवाब तक पहुंचने के लिए आपको अपने सिस्टम 2 को जगाना पड़ता, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती, पर सिस्टम 1 का 10 रुपए वाला आसान जवाब इतना आकर्षक था कि ज्यादातर लोगों का सिस्टम 2 सोता ही रह गया। तो ये था पार्ट 1, हमारे दिमाग के अंदर रहने वाले 2 किरदारों का परिचय। एक है सिस्टम 1,
एक तेज सहज कहानी बनाने वाला हीरो जो हमारी ज्यादातर जिंदगी चलाता है पर अक्सर जल्दबाजी में गलतियां कर देता है। और दूसरा है सिस्टम 2, एक शक्तिशाली लॉजिकल पर बहुत ही आलसी डायरेक्टर जिसका काम उन गलतियों को पकड़ना है पर वो अक्सर सोता रहता है। हमने सीखा कि हम उतने तर्कसंगत नहीं हैं जितना हम खुद को मानते हैं। हमारी सोच लगातार उन अदृश्य शक्तियों से प्रभावित हो रही है जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। अब जब हम अपने दिमाग के इन दो किरदारों से मिल चुके हैं तो अब हम उन मानसिक गलतियों की दुनिया में उतरेंगे जो हमारा सिस्टम 1 रोजाना करता है। वो कौन से दिमागी शॉर्टकट हैं जो हमें बेवकूफ़ी फैसले लेने पर मजबूर करते हैं? हम एंकरिंग, उपलब्धता और प्रतिनिधित्व जैसे पूर्वाग्रहों के शिकार कैसे बनते हैं? यही सब हम जानेंगे इस दिमाग को हिला देने वाली किताब के पार्ट 2 में। दोस्तों, अब पार्ट 2 में हम सिस्टम 1 की उसी गुप्त रूल बुक को खोलने जा रहे हैं। इस रूल बुक में लिखे हैं वो मानसिक शॉर्टकट जिन्हें मनोवैज्ञानिक हेरिस्टिक्स यानी अनुमान कहते हैं। ये दिमागी रूल्स ऑफ थंब है जो ज्यादातर समय हमारा काम आसान कर देते हैं पर कभी-कभी हमें बहुत ही बेवकूफाना गलतियों यानी बायसेस की ओर ले जाते हैं। आज हम अपने दिमाग के सबसे बड़े ग्लिचेस को उजागर करेंगे। तो चलिए अपने दिमाग के इस मजेदार खेल को शुरू करते हैं। ह्यूरिस्टिक नंबर 1, द एंकरिंग इफेक्ट। अंकरिंग प्रभाव। चलिए एक छोटे से दिमागी प्रयोग से शुरू करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या महात्मा गांधी की मृत्यु 140 साल की उम्र से ज्यादा में हुई थी या कम में? सोचिए। जाहिर है कम में हुई थी। अब दूसरा सवाल, आपके अंदाजे से महात्मा गांधी की मृत्यु किस उम्र में हुई थी? अपना जवाब मन में सोच लीजिए। अब अगर मैंने आपसे यही सवाल इस तरह पूछा होता कि क्या महात्मा गांधी की मृत्यु 35 साल की उम्र से ज्यादा में हुई थी या कम में, और फिर पूछता कि आपके अंदाजे से उनकी मृत्यु किस उम्र में हुई थी, तो क्या आपका जवाब अलग होता? रिसर्च कहती है कि हाँ, आपका जवाब बहुत अलग होता। पहले केस में जहां मैंने 140 साल का जिक्र किया, आपका अंदाजा शायद 80-90 साल के आसपास होता, पर दूसरे केस में जहां मैंने 35 साल का जिक्र किया, आपका अंदाजा शायद 50-60 साल के आसपास होता। क्यों? इसी को कहते हैं एंकरिंग प्रभाव, द एंकरिंग इफेक्ट। हमारा दिमाग जब किसी अज्ञात चीज का अंदाजा लगाने की कोशिश करता है तो वो उसे मिली पहली जानकारी के टुकड़े पर एक लंगर यानी एंकर डाल देता है और फिर अपने सारे अंदाजे उसी लंगर के आसपास लगाता है। पहले सवाल में 140 एक बहुत ऊंचा एंकर था, इसलिए आपका दिमाग उसी के आसपास रहा। दूसरे में 35 एक नीचा एंकर था। ये सिर्फ एक दिमागी खेल नहीं है, आपकी पूरी जिंदगी इस एंकरिंग के खेल से चल रही है। जब आप नोएडा के किसी मॉल में एक टी शर्ट देखते हैं जिस पर लिखा है ओरिजिनल प्राइस 2,999 रुपये, सेल प्राइस 999 रुपये, तो आपको लगता है कि आपने एक बहुत अच्छी डील हासिल की है। क्यों? क्योंकि 2,999 के एंकर ने 999 को बहुत सस्ता दिखा दिया। हो सकता है उस टी शर्ट की असली कीमत 500 रुपये भी ना हो। जब आप सैलरी नेगोशिएट करते हैं तो जो इंसान पहला नंबर बोलता है वो बातचीत का एंकर सेट कर देता है। जब आप एक घर खरीदते हैं तो बिल्डर की बताई पहली कीमत एक एंकर बन जाती है। एंकरिंग हर जगह है। इससे बचने का तरीका, जब भी कोई फैसला करें तो सचेत रूप से सोचें कि क्या मैं किसी शुरुआती जानकारी से एंकर हो गया हूं, और उस एंकर को दिमाग से निकालकर तथ्यों के आधार पर सोचने की कोशिश करें। ह्यूरिस्टिक नंबर 2, द अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। उपलब्धता का अनुमान। चलिए एक और सवाल, आपके हिसाब से भारत में लोगों की मौत ज्यादा किस चीज से होती है? रोड एक्सीडेंट से या पेट के कैंसर से? ज्यादातर लोगों का सिस्टम 1 तुरंत चिल्लाएगा रोड एक्सीडेंट। क्यों? क्योंकि हम रोज न्यूज में, अखबारों में, सड़क पर एक्सीडेंट की खबरें देखते और सुनते हैं। इसके उदाहरण हमारे दिमाग में बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। जबकि सच ये है कि पेट के कैंसर से मरने वालों की संख्या रोड एक्सीडेंट से मरने वालों से कहीं ज्यादा है, पर उसकी खबरें उतनी सनसनीखेज नहीं होती। इसी को कहते हैं उपलब्धता का अनुमान, द अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स। हमारा दिमाग किसी भी चीज की संभावना या फ्रीक्वेंसी का अंदाजा इस बात से लगाता है कि उसके उदाहरण हमारे दिमाग में कितनी आसानी से आते हैं। जो चीजें हाल ही में हुई हों, जो बहुत ज्यादा भावनात्मक हों या जिन्हें मीडिया बार बार दिखाता हो, वो हमें ज्यादा आम और ज्यादा संभावित लगती हैं। यही वजह है कि लोग हवाई जहाज में बैठने से ज्यादा डरते हैं, जबकि कार चलाना कहीं ज्यादा खतरनाक है। हवाई जहाज का क्रैश एक बहुत ही बड़ी भावनात्मक और यादगार खबर बनता है जो हमारे दिमाग में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ये पूर्वाग्रह हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन पर भी गहरा असर डालता है।
एक मैनेजर अपने कर्मचारी के पूरे साल के काम का मूल्यांकन करते समय उसके सिर्फ पिछले 1 महीने के काम पर ज्यादा ध्यान दे सकता है, क्योंकि वो सबसे आसानी से उपलब्ध है। शेयर बाजार में निवेशक उस स्टॉक को खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं जिसकी सफलता की कहानी उन्होंने हाल ही में सुनी हो, बिना उसके फंडामेंटल्स की जांच किए। इससे बचने का तरीका, जब भी आप किसी चीज की संभावना के बारे में सोचें तो खुद से पूछें कि क्या मैं ये फैसला इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये सच में आम है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका उदाहरण मेरे दिमाग में आसानी से आ रहा है। अपनी भावनाओं से हटकर आंकड़ों और तथ्यों को खोजने की कोशिश करें। ह्यूरिस्टिक नंबर 3, द रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक, प्रतिनिधित्व का अनुमान। अब आते हैं सिस्टम 1 के सबसे मजेदार और सबसे धोखेबाज शॉर्टकट पर। ये हमारी कहानियों और स्टीरियोटाइप्स के प्रति प्रेम से पैदा होता है। मैं आपको एक इंसान के बारे में बताता हूं। उसका नाम है स्टीव। स्टीव बहुत शर्मीला और संकोची है। वो हमेशा मदद करने को तैयार रहता है, पर उसे लोगों से या इस दुनिया की हकीकत से कोई खास मतलब नहीं है। वो एक शांत और व्यवस्थित इंसान है जिसे हर चीज अपनी जगह पर चाहिए और उसे डिटेल्स पर ध्यान देना बहुत पसंद है। अब बताइए, ज्यादा संभावना किस बात की है? ए, स्टीव एक किसान है। बी, स्टीव एक लाइब्रेरियन है। अगर आपका दिमाग भी ज्यादातर लोगों की तरह है तो आपने तुरंत लाइब्रेरियन को चुना होगा, क्योंकि स्टीव का वर्णन हमारे दिमाग में बने एक लाइब्रेरियन के स्टीरियोटाइप से पूरी तरह मेल खाता है। पर आपने एक बहुत जरूरी जानकारी को नजरअंदाज कर दिया। वो है आधार दर, यानी बेस रेट। भारत में किसानों की संख्या लाइब्रेरियंस की संख्या से हजारों गुना ज्यादा है, तो सांख्यिकीय रूप से यानी स्टैटिस्टिकली इस बात की संभावना कहीं ज्यादा है कि स्टीव एक किसान हो। पर हमारे सिस्टम 1 को स्टैटिस्टिक्स से नफरत है, उसे कहानियां पसंद है। इसी को कहते हैं प्रतिनिधित्व का अनुमान, द रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक। हम किसी चीज की संभावना का अंदाजा इस बात से लगाते हैं कि वो किसी स्टीरियोटाइप या किसी प्रतिनिधि छवि से कितना मेल खाती है, और हम अक्सर आधार दर यानी आंकड़ों को पूरी तरह भूल जाते हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है लिंडा प्रॉब्लम। लोगों को लिंडा नाम की एक लड़की के बारे में बताया गया कि वो 31 साल की है, अकेली है, बहुत मुखर है और उसे सामाजिक न्याय और भेदभाव जैसे मुद्दों की बहुत परवाह है। फिर उनसे पूछा गया कि ज्यादा संभावना किस बात की है? ए, लिंडा एक बैंक टेलर है। बी, लिंडा एक बैंक टेलर है और नारीवादी आंदोलन में सक्रिय है। लगभग 85% लोगों ने विकल्प बी को चुना। पर यह लॉजिक के हिसाब से नामुमकिन है। हर वो इंसान जो बैंक टेलर और नारीवादी है, वो बैंक टेलर तो है ही, तो विकल्प ए हमेशा ज्यादा संभावित होगा। पर लोगों ने बी क्यों चुना? क्योंकि लिंडा का वर्णन हमारे दिमाग में बने एक नारीवादी के स्टीरियोटाइप का प्रतिनिधित्व करता है। सिस्टम 1 ने एक सुसंगत कहानी बनाई और लॉजिक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। हम ये गलती रोज करते हैं। हम एक अच्छी तरह से तैयार, आत्मविश्वास से भरे इंसान को देखकर मान लेते हैं कि वो काबिल भी होगा। हम एक स्टार्टअप को सिर्फ इसलिए फंड कर देते हैं क्योंकि उसका फाउंडर IIT से है, बिना उसके बिजनेस मॉडल को समझे। हम आंकड़ों को नहीं, कहानियों पर भरोसा करते हैं, और यहीं पर हमारा सिस्टम 1 हमें अक्सर धोखा दे जाता है। तो ये थे सिस्टम 1 के 3 सबसे बड़े और सबसे आम मानसिक शॉर्टकट: एंकरिंग, उपलब्धता और प्रतिनिधित्व। ये हमारे रूल बुक के वो नियम हैं जो हमें तेजी से सोचने में मदद करते हैं, पर हमें अनुमानित गलतियों की ओर भी ले जाते हैं। कहनेमन हमें ये नहीं कह रहे कि हम इन शॉर्टकट का इस्तेमाल करना बंद कर दें, क्योंकि ये नामुमकिन है। हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। वो सिर्फ हमें जागरूक बना रहे हैं। वो हमें सिखा रहे हैं कि हम अपने ही दिमाग के धोखों को पहचानना सीखें, और जब कोई फैसला बहुत जरूरी हो तो हम अपने आलसी सिस्टम 2 को जगाएं और उससे कहें, जरा एक बार दोबारा जांच लो, कहीं सिस्टम 1 हमें किसी कहानी में तो नहीं उलझा रहा है। अब जब हम ये जान चुके हैं कि हमारा दिमाग इन शॉर्टकट की वजह से कितनी गलतियां करता है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें अपनी गलतियों का एहसास क्यों नहीं होता। हम अपनी काबिलियत और अपने ज्ञान को लेकर इतने ज्यादा अति आत्मविश्वासी यानी ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हो जाते हैं, और एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणियों पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं। इसी अति आत्मविश्वास के दिलचस्प मनोविज्ञान को हम समझेंगे इस किताब के पार्ट 3 में। दोस्तों, पार्ट 3 में हम इसी आत्मविश्वास के भ्रम की चीर-फाड़ करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि क्यों हम अतीत को देखकर कहते हैं, मुझे तो पहले से ही पता था, और भविष्य को देखकर कहते हैं, मैं जानता हूं कि आगे क्या होगा।
हम विशेषज्ञों की दुनिया के सच का भी सामना करेंगे। ये पाठ शायद आपको थोड़ा असहज महसूस कराए, क्योंकि ये हमारी बुद्धि के अहंकार पर सीधा हमला करता है, पर यह हमें एक ज्यादा विनम्र और समझदार इंसान बनाने की शक्ति भी रखता है। तो चलिए इस आत्मविश्वास के धोखे को समझते हैं। द इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने का भ्रम। हमारी ज्यादातर ओवर कॉन्फिडेंस की जड़ में है हमारा सिस्टम 1, जो एक कहानी बनाने की मशीन है। पहला भ्रम है कथा का भ्रम, द नैरेटिव फैलेसी। हमारा दिमाग एक गंदी, अव्यवस्थित और काफी हद तक संयोग से चलने वाली दुनिया को पसंद नहीं करता। इसलिए हमारा सिस्टम 1 जो भी जानकारी उसे मिलती है, उसे जोड़ तोड़कर एक सरल, सुसंगत और कारण और प्रभाव वाली कहानी बना लेता है। सोचिए गूगल की सफलता की कहानी। आज हम पीछे देखकर कहते हैं, जाहिर है वो तो सफल होने ही वाले थे। उनके फाउंडर्स जीनियस थे, उनकी टेक्नोलॉजी क्रांतिकारी थी, उनका टाइमिंग परफेक्ट था। हम एक बहुत ही साफ सुथरी कहानी बना लेते हैं, पर हम उन हजारों छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं जो गलत हो सकती थीं। हम उस भाग्य के विशाल किरदार को भूल जाते हैं जिसने उनकी सफलता में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। हम उन दूसरी कंपनियों को भूल जाते हैं जिनके पास भी जीनियस फाउंडर्स और अच्छी टेक्नोलॉजी थी, पर वो फेल हो गईं। हमारा दिमाग कहानियां पसंद करता है, आंकड़े नहीं, और ये कहानियां हमें ये भ्रम देती हैं कि हम दुनिया के काम करने के तरीके को समझते हैं। इसी से जुड़ा दूसरा और ज्यादा खतरनाक भ्रम है पश्च दृष्टि का भ्रम, हाइंडसाइट बायस। ये मुझे तो पहले से ही पता था वाला एहसास है। जब भी कोई बड़ी घटना होती है, चाहे वो एक चुनाव का नतीजा हो, एक क्रिकेट मैच का परिणाम हो या शेयर बाजार का क्रैश होना हो, घटना होने के बाद हम सब अचानक से एक्सपर्ट बन जाते हैं। हम कहते हैं, हाँ ये तो होना ही था, इसके संकेत तो साफ दिख रहे थे। सच ये है कि घटना से पहले भविष्य अनिश्चित था, पर घटना होने के बाद हमारा दिमाग तुरंत एक नई कहानी गढ़ लेता है जिसमें वो घटना अनिवार्य लगने लगती है। ये हाइंडसाइट बायस बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि अगर हमें लगता है कि हम अतीत को पूरी तरह समझते थे, तो हमें यह भी लगने लगता है कि हम भविष्य का भी सटीक अनुमान लगा सकते हैं। ये हमें अपनी निर्णय लेने की क्षमता पर झूठा आत्मविश्वास देता है। ये हमें हमारी पिछली गलतियों से सीखने से भी रोकता है, क्योंकि अगर हमें लगता है कि हमें तो पहले से ही पता था, तो फिर सीखने के लिए क्या बचा? द इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी, विशेषज्ञता का भ्रम। अब आते हैं एक और बड़े सवाल पर। अगर हम इंसान इतने सारे बायसेस के शिकार हैं, तो क्या हमें विशेषज्ञों पर भरोसा करना चाहिए? क्या एक अनुभवी स्टॉक ब्रोकर, एक राजनीतिक पंडित या एक मैनेजमेंट गुरु की भविष्यवाणियां सच होती हैं? कानेमन का जवाब आपको चौंका देगा, ज्यादातर मामलों में नहीं। उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध अध्ययन का जिक्र किया है जिसमें कई दशकों तक दुनिया की टॉप आर्थिक और राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा की गई हजारों भविष्यवाणियों का विश्लेषण किया गया था। नतीजा, उन विशेषज्ञों की भविष्यवाणियां सिर्फ बंदरों द्वारा दीवार पर डांट फेंक कर किए गए अंदाजों से जरा सी ही बेहतर थीं। ज्यादातर मामलों में उनकी सटीकता यानी एक्यूरेसी सिर्फ संयोग यानी रैंडम चांस के बराबर थी। ये कैसे हो सकता है? इसे कहते हैं विशेषज्ञता का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी। कानेमन बताते हैं कि सच्ची विशेषज्ञता यानी ट्रू एक्सपर्टीज सिर्फ उन क्षेत्रों में विकसित हो सकती है जहां 2 शर्तें पूरी होती हैं। पहला, एक बहुत ही नियमित और अनुमानित वातावरण, अ वेरी रेगुलर एंड प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट, और दूसरा, लंबे अभ्यास के माध्यम से तुरंत और स्पष्ट फीडबैक मिलने का अवसर, एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न थ्रू प्रोलॉन्ग्ड प्रैक्टिस विद इमीडिएट एंड क्लियर फीडबैक। जैसे एक शतरंज का ग्रैंड मास्टर, एक फायर फाइटर या एक डॉक्टर, ये सच्चे एक्सपर्ट हैं। क्यों? क्योंकि उनका वातावरण नियमों से बंधा है और उन्हें अपनी हर चाल या हर फैसले पर तुरंत फीडबैक मिलता है कि वो सही था या गलत। लेकिन एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट या एक राजनीतिक पंडित, उनका वातावरण बेहद जटिल, अनियमित और काफी हद तक अप्रत्याशित है, और उनके फैसलों का नतीजा महीनों या सालों बाद पता चलता है, और तब भी ये साफ नहीं होता कि वो नतीजा उनके कौशल यानी स्किल की वजह से था या सिर्फ भाग्य की वजह से। पर फिर भी हमें इन विशेषज्ञों पर इतना भरोसा क्यों होता है? क्योंकि उनका आत्मविश्वास संक्रामक होता है। हमारा सिस्टम 1 एक आत्मविश्वासी आवाज को सच मान लेता है, भले ही उसके पीछे कोई सबूत ना हो। तो अगर विशेषज्ञों का सहज ज्ञान अक्सर गलत होता है, तो इसका विकल्प क्या है? कानेमन एक बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव पर शक्तिशाली जवाब देते हैं, सरल सूत्र या एल्गोरिदम्स। उन्होंने अनगिनत अध्ययनों का हवाला दिया है जो दिखाते हैं कि ज्यादातर मामलों में एक बहुत ही सरल,
आंकड़ों पर आधारित फॉर्मूला इंसानी विशेषज्ञ के समग्र निर्णय या होलिस्टिक जजमेंट से कहीं ज्यादा सटीक होता है। एक प्रसिद्ध उदाहरण है शराब के विशेषज्ञों का, जो सालों के अनुभव के बाद एक वाइन की उम्र और स्वाद के आधार पर उसकी भविष्य की कीमत का अनुमान लगाते हैं। एक अर्थशास्त्री ने एक सरल फॉर्मूला बनाया जिसमें सिर्फ 3 चीजों का इस्तेमाल किया गया: गर्मी का तापमान, कटाई के समय हुई बारिश और पिछली सर्दियों में हुई बारिश। नतीजा, उस सरल फॉर्मूले की भविष्यवाणियां दुनिया के टॉप वाइन एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणियों से कहीं ज्यादा सटीक थीं। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला हमेशा सुसंगत रहता है, वो थकता नहीं है, उसका मूड खराब नहीं होता और वो उन सभी बायसेस का शिकार नहीं होता जिनका हमारा सिस्टम 1 होता है। यह सिद्धांत आज हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, लोन देने के फैसलों में, डॉक्टरों को बीमारी पहचानने में मदद करने में और यहां तक कि खिलाड़ी चुनने में भी। इसका सबक ये नहीं है कि हमें इंसानी विशेषज्ञता को पूरी तरह खारिज कर देना चाहिए, पर हमें ये विनम्रता रखनी चाहिए कि जहां भी संभव हो एक व्यवस्थित प्रक्रिया और आंकड़ों का इस्तेमाल करें, सिर्फ अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करने की बजाय। द क्योर फॉर ओवर कॉन्फिडेंस, द आउटसाइड व्यू। अति आत्मविश्वास का इलाज, बाहरी नजरिया। तो इस सारी ओवर कॉन्फिडेंस का इलाज क्या है? हम ज्यादा यथार्थवादी अनुमान कैसे लगा सकते हैं? kahneman हमें एक बहुत ही शक्तिशाली मानसिक टूल देते हैं जिसे वो कहते हैं बाहरी नजरिया, द आउटसाइड व्यू अपनाना। हम सब स्वाभाविक रूप से अंदरूनी नजरिया अपनाते हैं। जब हम कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, मान लीजिए आप नोएडा में अपने घर का रेनोवेशन करा रहे हैं, तो हम अपनी खास परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मेरा कॉन्ट्रैक्टर बहुत अच्छा है, मैंने सब कुछ अच्छी तरह से प्लान किया है, मुझे यकीन है कि ये 2 महीने में और 5 लाख रुपए में हो जाएगा। ये अंदरूनी नजरिया है। बाहरी नजरिया अपनाने का मतलब है जानबूझकर अपनी खास परिस्थितियों को नजरअंदाज करना और इसकी जगह आंकड़ों को देखना। आप खुद से पूछेंगे कि जिन दूसरे लोगों ने नोएडा में अपने घर का रेनोवेशन कराया है, उन्हें औसतन कितना समय और कितना पैसा लगा। आप आंकड़ों को देखेंगे और पाएंगे कि औसतन ऐसे प्रोजेक्ट्स में अनुमान से 50% ज्यादा समय और 70% ज्यादा पैसा लगता है। ये बाहरी नजरिया आपको एक ज्यादा यथार्थवादी अनुमान देगा। हम सब मानते हैं कि हम औसत से बेहतर हैं। 90% ड्राइवर मानते हैं कि उनकी ड्राइविंग स्किल औसत से बेहतर है, जो सांख्यिकीय रूप से नामुमकिन है। ये अंदरूनी नजरिया है। बाहरी नजरिया हमें याद दिलाता है कि हम भी उन्हीं नियमों और संभावनाओं के अधीन हैं जिनके अधीन बाकी सब हैं। तो अगली बार जब आप कोई बड़ा फैसला लें, कोई नया बिजनेस शुरू करें या कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित करें, तो सिर्फ अपनी कहानी पर भरोसा ना करें। बाहर की दुनिया को देखें, आंकड़ों को खोजें, बाहरी नजरिया अपनाएं। ये आपको आपकी अपनी ओवर कॉन्फिडेंस से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो ये था पार्ट 3 हमारी अपनी बुद्धिमत्ता की सीमाओं का एक जरूरी रियलिटी चेक। हमने सीखा कि हमारा दिमाग एक कहानी बनाने की मशीन है जो हमें समझने का भ्रम देती है। हमने जाना कि विशेषज्ञों का सहज ज्ञान अक्सर अविश्वसनीय होता है और हमने सीखा कि अपने अति आत्मविश्वास पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका है आंकड़ों पर आधारित बाहरी नजरिया अपनाना। अब जब हमने ये समझ लिया है कि हमारी दुनिया को समझने की क्षमता कितनी सीमित है, तो इस समझ के साथ हम बेहतर फैसले कैसे लें? हम रिस्क और लॉस को कैसे देखते हैं? क्यों 1000 रुपए खोने का दुख 1000 रुपए पाने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है? और हम अपनी जिंदगी के बड़े बड़े विकल्पों का चुनाव कैसे करते हैं? इसी फैसिनेटिंग दुनिया में हम कदम रखेंगे पार्ट 4 में, जहां हम kahneman के नोबेल पुरस्कार विजेता काम प्रॉस्पेक्ट थियरी के राज को समझेंगे। दोस्तों, अब पार्ट 4 में हम डैनियल kahneman के उस काम को समझेंगे जिसने उन्हें नोबेल पुरस्कार दिलाया। आज हम उस थ्योरी को तोड़कर समझेंगे जो बताती है कि इंसान असल में फैसले कैसे लेता है। ये पारंपरिक अर्थशास्त्र पर एक सीधा हमला है। तो चलिए इस दिमागी क्रांति के लिए तैयार हो जाइए। इकॉन्स वर्सेस ह्यूमंस, यानी कि आर्थिक मानव बनाम असली इंसान। कई दशकों तक अर्थशास्त्र की दुनिया एक काल्पनिक प्राणी पर आधारित थी। उस प्राणी का नाम है इकॉन या आर्थिक मानव। इकॉन पूरी तरह से तर्कसंगत है। उसकी कोई भावनाएं नहीं है, कोई पूर्वाग्रह नहीं है। वो हमेशा वही फैसला लेता है जिससे उसे सबसे ज्यादा फायदा हो। वो एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। पूरी पारंपरिक अर्थशास्त्र इसी इकॉन की धारणा पर बनी है।
पर डैनियल काहनेमन और उनके साथी एमस ट्वर्स्की ने कहा, यह बकवास है। असली दुनिया में इकॉन्स नहीं रहते, इंसान रहते हैं। और हम इंसान तर्कसंगत नहीं हैं। हम भावनात्मक हैं, हम पक्षपाती हैं और हमारे फैसले अक्सर अजीब और अतार्किक होते हैं। इस फर्क को साबित करने के लिए और ये समझाने के लिए कि हम इंसान असल में फैसले कैसे लेते हैं, काहनेमन और ट्वर्स्की ने एक क्रांतिकारी थ्योरी बनाई जिसका नाम है प्रॉस्पेक्ट थ्योरी। ये थ्योरी बताती है कि जब रिस्क और अनिश्चितता की बात आती है तो हमारे फैसले 3 मनोवैज्ञानिक स्तंभों पर टिके होते हैं। द 3 पिलर्स ऑफ प्रॉस्पेक्ट थ्योरी, यानी कि प्रॉस्पेक्ट थ्योरी के 3 स्तंभ। पहला स्तंभ, संदर्भ बिंदु, यानी कि द रेफरेंस पॉइंट। इकॉन किसी भी नतीजे को उसके अंतिम मूल्य या एब्सोल्यूट वैल्यू से देखता है, पर हम इंसान नतीजों को एक संदर्भ बिंदु या रेफरेंस पॉइंट या शुरुआती बिंदु के सापेक्ष या रिलेटिव देखते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए जो नोएडा में काम करने वाले किसी भी इंसान को समझ में आएगा। 2 लोग हैं, अजय और विजय। दोनों की आज सैलरी 10 लाख रुपए प्रति वर्ष है। अजय की पिछली सैलरी 8 लाख रुपए प्रति वर्ष थी। विजय की पिछली सैलरी 12 लाख रुपए प्रति वर्ष थी। आर्थिक रूप से दोनों एक ही स्थिति में हैं। दोनों 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, पर क्या दोनों एक जैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अजय बहुत खुश है क्योंकि उसने अपने संदर्भ बिंदु यानी 8 लाख रुपए से 2 लाख रुपए ज्यादा कमाए हैं। उसे ये एक लाभ की तरह महसूस हो रहा है। विजय बहुत दुखी है क्योंकि उसने अपने संदर्भ बिंदु यानी 12 लाख रुपए से 2 लाख रुपए कम कमाए हैं। उसे ये एक नुकसान की तरह महसूस हो रहा है। नतीजा एक है, पर अनुभव बिल्कुल अलग। हमारी खुशी और दुख हमारी वर्तमान स्थिति पर नहीं, बल्कि हमारी स्थिति में हुए बदलाव पर निर्भर करते हैं। दूसरा स्तंभ, ह्रासमान संवेदनशीलता। यह सिद्धांत कहता है कि किसी भी चीज की शुरुआती मात्रा का असर बाद की मात्रा के असर से कहीं ज्यादा होता है। जैसे अगर आप भूखे हैं तो पहली रोटी आपको जितनी खुशी देगी उतनी 10वीं रोटी कभी नहीं दे सकती। यही चीज पैसे पर भी लागू होती है। एक गरीब इंसान के लिए 10,000 रुपए की लॉटरी जीतना उसकी जिंदगी बदल सकता है, पर मुकेश अंबानी के लिए 10,000 रुपए जीतने का शायद कोई भावनात्मक असर नहीं होगा। 1 लाख से 2 लाख रुपए पर पहुंचना 1 करोड़ से 1 करोड़ 1 लाख रुपए पर पहुंचने से कहीं ज्यादा खुशी देता है। हालांकि दोनों में बढ़ोतरी 1 लाख की ही है। यह है डिमिनिशिंग सेंसिटिविटी। और अब तीसरा और सबसे शक्तिशाली स्तंभ, हानि से विमुखता। यह प्रॉस्पेक्ट थ्योरी का दिल है। यह इंसान के फैसले लेने की प्रक्रिया का सबसे बड़ा राज है। चलिए खेल खेलते हैं। मैं एक सिक्का उछालूंगा। अगर हेड्स आया तो मैं आपको 1500 रुपए दूंगा। अगर टेल्स आया तो आपको मुझे 1000 रुपए देने होंगे। क्या आप ये दांव खेलेंगे? सोचिए, एक इकॉन ये दांव तुरंत खेलेगा। क्यों? क्योंकि गणित के हिसाब से ये अच्छा दांव है। संभावित लाभ रुपए 1500, संभावित नुकसान रुपए 1000 से ज्यादा है। पर आप और मुझ जैसे ज्यादातर इंसान ये दांव नहीं खेलेंगे। हमें ये बहुत ज्यादा रिस्की लगेगा। क्यों? क्योंकि काहनेमैन ने साबित किया कि मनोवैज्ञानिक रूप से नुकसान लाभ से कहीं ज्यादा चुभते हैं। 1000 रुपए खोने का दर्द 1000 रुपए पाने की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। हमारा दिमाग लाभ कमाने के लिए नहीं, बल्कि नुकसान से बचने के लिए बना है। हम रिस्क अवर्स नहीं हैं, हम लॉस अवर्स हैं। और ये एक छोटा सा मनोवैज्ञानिक कीड़ा हमारे सारे आर्थिक फैसलों को प्रभावित करता है। रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस, असली दुनिया में इसके परिणाम। ये लॉस अवर्जन हमारी जिंदगी में कई अजीब पूर्वाग्रहों को जन्म देता है। पहला है स्वामित्व का प्रभाव, द एंडाउमेंट इफेक्ट। इसका मतलब है हम उन चीजों को ज्यादा मूल्यवान मानने लगते हैं जो हमारी अपनी होती हैं। एक क्लासिक प्रयोग में आधे लोगों को एक कॉफी मग मुफ्त में दिया गया, बाकी आधे लोगों को कुछ नहीं मिला। फिर जिन लोगों के पास मग नहीं था उनसे पूछा गया कि वो इस मग के लिए ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे देंगे। उनका औसत जवाब था लगभग 150 रुपए। फिर जिन लोगों के पास मग था उनसे पूछा गया कि वो कम से कम कितने पैसे में ये मग बेचेंगे। उनका औसत जवाब था 300 रुपए से भी ज्यादा। मग वही था, पर जैसे ही वो मेरा मग बन गया उसका मूल्य 2 गुना हो गया। क्यों? क्योंकि अब उस मग को बेचना एक नुकसान की तरह महसूस हो रहा था। और जैसा हमने सीखा, नुकसान बहुत ज्यादा चुभते हैं। यही वजह है कि हम अपने पुराने शेयर को नुकसान में नहीं बेच पाते। यही वजह है कि हम अपने घर या कार की कीमत हमेशा बाजार से ज्यादा आंकते हैं।
दूसरा है द फोरफोल्ड पैटर्न। ये थोड़ा जटिल है, पर ये हमारे रिस्क लेने के तरीके को पूरी तरह से समझा देता है। ये बताता है कि हमारी रिस्क लेने की इच्छा इस बात पर निर्भर करती है कि हम लाभ की स्थिति में हैं या नुकसान की, और संभावनाएं ज्यादा हैं या कम। सिचुएशन 1, हाई प्रोबेबिलिटी एंड गेन्स, उच्च संभावना और लाभ। जैसे 95% संभावना है कि आप 10,000 रुपए जीतेंगे। इस स्थिति में लोग रिस्क से बचते यानी रिस्क अवर्स होते हैं। वो 10,000 के लिए 5% का रिस्क लेने की बजाय एक निश्चित 9,000 रुपए लेना पसंद करेंगे, जैसे कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करना। सिचुएशन 2, लो प्रोबेबिलिटी एंड गेन्स, कम संभावना और लाभ। जैसे 0.1% संभावना है कि आप 10 लाख रुपए जीतेंगे। इस स्थिति में लोग रिस्क खोजते यानी रिस्क सीकिंग होते हैं। वो एक छोटी सी जीत की उम्मीद में पैसा लगाने को तैयार हो जाते हैं, जैसे लॉटरी का टिकट खरीदना। सिचुएशन 3, हाई प्रोबेबिलिटी एंड लॉसेस, उच्च संभावना और नुकसान। जैसे 95% संभावना है कि आप 10,000 रुपए हारेंगे। ये सबसे दिलचस्प स्थिति है। यहां लोग अचानक रिस्क खोजने वाले यानी रिस्क सीकिंग बन जाते हैं। वो एक निश्चित 9,000 रुपए का नुकसान स्वीकार करने की बजाय 95% संभावना पर 10,000 हारने का जुआ खेलना पसंद करेंगे, इस उम्मीद में कि शायद वो उस 5% में आ जाए जहां कुछ भी नुकसान ना हो। जैसे एक हारा हुआ जुआरी जो सब कुछ दांव पर लगा देता है। सिचुएशन 4, लो प्रोबेबिलिटी एंड लॉसेस, कम संभावना और नुकसान। जैसे 0.1% संभावना है कि आपका घर जल जाएगा। इस स्थिति में लोग रिस्क से बचते यानी रिस्क अवर्स होते हैं। वो उस छोटे से रिस्क को भी खत्म करने के लिए पैसा देने को तैयार हो जाते हैं, जैसे बीमा खरीदना। ये पैटर्न दिखाता है कि हम कितने अतार्किक यानी इरैशनल हैं। हम गणित के हिसाब से नहीं, अपनी भावनाओं, उम्मीद और डर के हिसाब से फैसले लेते हैं। तो ये था पार्ट 4, हमारी निर्णय लेने की प्रक्रिया का सच। हमने पारंपरिक अर्थशास्त्र के तर्कसंगत इकॉन को खारिज किया और असली भावनात्मक और पक्षपाती इंसान को समझा। हमने प्रोस्पेक्ट थ्योरी के 3 स्तंभों को जाना, संदर्भ बिंदु, हरासमान संवेदनशीलता और सबसे जरूरी हानि से विमुक्ता यानी लॉस अवर्जन को। हमने देखा कि कैसे ये एक भावना हमारे सारे आर्थिक फैसलों को चलाती है। अब जब हमने ये जान लिया है कि हम फैसले कैसे लेते हैं, तो अब आखिरी और सबसे गहरा सवाल, हम अपनी जिंदगी को अच्छा या बुरा कैसे याद रखते हैं? क्या हमारी खुशी हमारे अनुभवों पर निर्भर करती है या सिर्फ उन अनुभवों की यादों पर? हमारे दिमाग के अंदर रहने वाले अनुभव करने वाले स्व यानी एक्सपीरियंसिंग सेल्फ और याद रखने वाले स्व यानी रिमेंबरिंग सेल्फ के बीच की ये अजीब और दिलचस्प लड़ाई को हम समझेंगे इस किताब के ग्रैंड फिनाले यानी पार्ट 5 में। इस गहरी और ज्ञानवर्धक यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपको अपने ही फैसलों के बारे में कुछ नया सिखाया है तो इसे लाइक करें और कमेंट्स में बताइए कि क्या आप 1500 रुपए जीतने और 1000 रुपए हारने वाला दांव खेलते। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द ग्रैंड फिनाले के साथ। दोस्तों, हमने ये जान लिया है कि हम वो तर्कसंगत प्राणी नहीं हैं जो हम खुद को समझते थे। तो अब इस यात्रा के अंत में हम उस आखिरी और सबसे गहरे सवाल पर आते हैं जो हमारे पूरे जीवन के अनुभव को परिभाषित करता है। वो सवाल है खुशी यानी हैप्पीनेस। हम अपने जीवन को अच्छा या बुरा कैसे आंकते हैं? क्या हमारी खुशी हमारे हर पल के अनुभवों पर निर्भर करती है या सिर्फ उन अनुभवों की यादों पर? और सबसे जरूरी सवाल, आपके दिमाग के अंदर आखिरी फैसला कौन सुनाता है? वो कौन है जो ये तय करता है कि आपकी छुट्टी शानदार थी, आपका जीवन सफल रहा या आपका अनुभव दर्दनाक था? आज इस अंतिम पार्ट में हम अपने दिमाग के अंदर रहने वाले 2 और किरदारों से मिलेंगे जिनके बीच की लड़ाई हमारी पूरी जिंदगी की कहानी लिखती है। द 2 सेल्व्स, 2 स्व। डैनियल kahneman हमें बताते हैं कि जब हम मैं शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम अनजाने में 2 अलग-अलग स्व यानी सेल्स की बात कर रहे होते हैं। पहला है अनुभव करने वाला स्व यानी द एक्सपीरियंसिंग सेल्फ। ये स्व सिर्फ वर्तमान में जीता है, ये पल पल का हिसाब रखता है। ये वो आप हैं जो अभी इसी क्षण इस वीडियो को सुन रहे हैं।
ये वो आप हैं जो नोएडा की गर्मी में ट्रैफिक में फंसने का दर्द महसूस करता है। ये वो आप हैं जो एक ठंडी शाम में चाय की चुस्की का आनंद लेता है। अनुभव करने वाले स्व का जीवन सिर्फ कुछ सेकंड लंबे पलों का एक सिलसिला है। उसका सिर्फ एक ही सवाल होता है, क्या अभी दर्द हो रहा है? दूसरा और ज्यादा शक्तिशाली है याद रखने वाला स्व, यानी द रिमेंबरिंग सेल्फ। ये स्व हमारी जिंदगी का कहानीकार है, हमारा आंतरिक जीवनी लेखक। इसका काम अनुभवों को जीना नहीं, बल्कि उन्हें समेटकर एडिट करके एक कहानी बनाना है। ये हमारे जीवन के अनुभवों का हिसाब किताब रखता है और अंतिम फैसला सुनाता है। इसका सवाल होता है, तो कुल मिलाकर ये अनुभव कैसा था? आपको लगेगा कि ये दोनों एक ही टीम में है, पर सच ये है कि याद रखने वाला स्व एक बहुत ही क्रूर और अक्सर बेपरवाह बॉस है, जो अनुभव करने वाले स्व के हितों की बिल्कुल परवाह नहीं करता। और हमारी जिंदगी के सारे बड़े फैसले यही याद रखने वाला स्व लेता है। दिस शॉकिंग एक्सपेरिमेंट्स, चौंकाने वाले प्रयोग। ये समझने के लिए कि इनके बीच का रिश्ता कितना अजीब है, kahneman कुछ बहुत ही प्रसिद्ध प्रयोगों का वर्णन करते हैं। पहला प्रयोग है बर्फीले पानी का प्रयोग, द कोल्ड वाटर एक्सपेरिमेंट। लोगों को दो दर्दनाक अनुभवों से गुजारा गया। अनुभव ए, लोगों को 60 सेकंड्स के लिए अपने हाथ को बर्फीले ठंडे पानी में रखना था। यह बहुत दर्दनाक था। अनुभव बी, लोगों को 90 सेकंड्स के लिए अपने हाथ को उसी बर्फीले ठंडे पानी में रखना था, लेकिन आखिरी 30 सेकंड्स में पानी में थोड़ा सा गर्म पानी मिला दिया गया, जिससे वो अभी भी बहुत ठंडा था, पर पहले से थोड़ा कम दर्दनाक था। अब ध्यान से सुनिए, अनुभव बी साफ साफ ज्यादा बुरा है। उसमें 60 सेकंड्स का वही भयानक दर्द है और उसके ऊपर 30 सेकंड्स का अतिरिक्त दर्द भी है। प्रयोग के बाद लोगों से पूछा गया कि अगर उन्हें इन दोनों में से एक अनुभव को दोहराना पड़े तो वो किसे चुनेंगे। एक तर्कसंगत इंसान हमेशा अनुभव ए को चुनेगा, क्योंकि वो छोटा है। पर ज्यादातर लोगों ने किसे चुना? उन्होंने अनुभव बी को चुना, लंबा और ज्यादा दर्दनाक वाला अनुभव। क्यों? क्योंकि हमारा याद रखने वाला स्व बहुत ही अजीब तरीके से यादें बनाता है। उसे दो चीजों की परवाह नहीं होती। पहली चीज, अवधि की उपेक्षा। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई अनुभव कितनी देर तक चला। दूसरा, उसे सिर्फ दो चीजें याद रहती हैं, चरम अंत का नियम, द पीक एंड रूल। अनुभव का सबसे तीव्र क्षण, चाहे वो सबसे अच्छा हो या बुरा, और अनुभव का अंत कैसा था। अनुभव बी में दर्द का चरम तो वही था, पर उसका अंत थोड़ा कम दर्दनाक था, और इसी बेहतर अंत की वजह से याद रखने वाले स्व ने पूरी 90 सेकंड की दर्दनाक याद को 60 सेकंड की याद से बेहतर मान लिया। उसने 30 सेकंड्स के अतिरिक्त दर्द को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने अपने ही अनुभव करने वाले स्व के 30 सेकंड्स के दुख के साथ धोखा किया। यह नियम हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। एक शानदार छुट्टी, जिसका अंत अगर एयरपोर्ट पर सामान खो जाने से हो, तो हमारा याद रखने वाला स्व पूरी छुट्टी को बर्बाद घोषित कर सकता है, भले ही अनुभव करने वाले स्व ने 99% समय आनंद लिया हो। यह हमें खुशी की एक बहुत बड़ी पहेली पर लाता है। जब हम पूछते हैं कि क्या अजय एक खुश इंसान है, तो हम किस अजय की बात कर रहे हैं? क्या हम उसके अनुभव करने वाले स्व की बात कर रहे हैं, जो अपने दिन के ज्यादातर पल सकारात्मक भावनाओं में बिताता है? या हम उसके याद रखने वाले स्व की बात कर रहे हैं, जो अपनी जिंदगी की कहानी से संतुष्ट है? ये दोनों खुशियां बहुत अलग अलग हो सकती हैं। हो सकता है एक मां अपने छोटे बच्चों की परवरिश करते हुए अपने अनुभव करने वाले स्व के लिए ज्यादातर समय थकी हुई, चिड़चिड़ी और तनाव में हो, पर जब उसका याद रखने वाला स्व पीछे मुड़कर देखेगा तो वो शायद इसे अपनी जिंदगी का सबसे सार्थक और खुशनुमा दौर मानेगा। तो हमें किसकी खुशी को ज्यादा महत्व देना चाहिए? उस स्व की जो हर पल को जीता है, या उस स्व की जो सिर्फ कहानी लिखता है? kahneman इस सराय का कोई आसान जवाब नहीं देते। ये हमें एक और दिमागी भ्रम पर लाता है, जिसे कहते हैं केंद्रित होने का भ्रम, द फोकसिंग इल्यूजन। इसका सिद्धांत है, जिंदगी में कोई भी चीज उतनी जरूरी नहीं होती जितनी वो उस समय लगती है जब आप उसके बारे में सोच रहे होते हैं।
जब आप सोचते हैं कि अगर मेरी सैलरी डबल हो जाए तो मैं कितना खुश हो जाऊंगा, तो आप उस एक चीज पर इतना ज्यादा फोकस कर लेते हैं कि आप बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि सैलरी बढ़ने के बाद भी आपको ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा, आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव आएंगे और आपको कभी-कभी सर्दी जुकाम भी होगा। हम अक्सर अपनी खुशी का अंदाजा लगाने में गलती करते हैं, क्योंकि हम किसी एक बदलाव के असर को बहुत ज्यादा आंक लेते हैं और जिंदगी की बाकी लाखों चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो वैसी ही रहने वाली हैं। और इसी गहरे विचार के साथ थिंकिंग फास्ट एंड स्लो का यह हमारा अद्भुत सफर अपने अंत पर आता है। इस पूरी किताब का सार क्या है? यह किताब बौद्धिक विनम्रता यानी इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी का पाठ है। यह हमें यह स्वीकार करना सिखाती है कि हम वो सुपर तर्कसंगत प्राणी नहीं हैं जो हम खुद को समझते थे। हमारा दिमाग एक अद्भुत पर खामियों से भरी हुई मशीन है। इसके अंदर दो सिस्टम रहते हैं, एक तेज और एक धीमा। यह दिमाग अनगिनत पूर्वाग्रहों का घर है। यह आत्मविश्वास के भ्रम में जीता है। यह फैसले लेते समय अतार्किक तरीके अपनाता है और यह खुद स्व की धारणा में भी बटा हुआ है। तो क्या इसका मतलब है कि हम अपनी सोच के गुलाम हैं? बिल्कुल नहीं। कहानीमन का मकसद हमें निराश करना नहीं, बल्कि हमें सशक्त यानी एम्पावर करना है। इस किताब का अंतिम संदेश है, अपनी सोच के बारे में सोचिए, अपने दिमाग की भाषा को समझिए। ये जानना सीखिए कि आप कब अपने सिस्टम 1 पर भरोसा कर सकते हैं और कब आपको अपने आलसी सिस्टम 2 को जगाकर धीमी सोच का इस्तेमाल करने की जरूरत है। जब हम अपनी दिमागी गलतियों को पहचानना सीख जाते हैं, तो हम उनसे बचने के लिए बेहतर प्रक्रियाएं बना सकते हैं। हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने समाज और अपनी संस्थाओं के लिए भी। इस दिमाग की गहराइयों में उतरने की यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इसने आपको सिर्फ कुछ तथ्य नहीं बल्कि सोचने का एक नया नजरिया दिया होगा। वीडियो को लाइक करें, इसे हर उस इंसान के साथ शेयर करें जो अपनी सोच को बेहतर समझना चाहता है, और कमेंट में बताइए कि 2 स्व के इस विचार ने आपको क्या सोचने पर मजबूर किया। हमारे चैनल द बुक योगी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सीखने का ये सफर हमेशा जारी रहेगा। मिलते हैं एक और किताब के साथ। तब तक धीरे सोचिए और समझदारी से चुनिए। धन्यवाद।